तो जैसे कि अभी ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट और इस वॉर के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग हर एक स्टेक को देखेंगे, किसका क्या स्टेक है, क्या पूरे इसका इंटायर हिस्ट्री क्या रहा है। चाहे इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम इजराइल का हिस्ट्री देखेंगे। भाई इजराइल कैसे 1948 में एक कंट्री बना, जो कि मतलब 2-3 हज़ार सालों से वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। वो किस तरह से कंट्री बना, उसको देखेंगे। उसके बाद ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होता है, वहाँ वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ईरान का अरब वर्ल्ड में क्या उसका स्थिति है, क्या सिचुएशन है। फिर शिया सुन्नी को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान और सऊदी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। फिर ईरान टर्की को लेकर क्या रिलेशन है। चाहे आप देखो तो एक कुर्द का इशू है, जिसमें कि टर्की और ईरान एक पेज पे आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर अब देखेंगे वर्ल्ड जो प्लेयर है उस सब का क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि रसिया हो गया। रसिया ने, जैसे कि अभी इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें वो किस तरह का स्टेटमेंट दे रखा है, तो रसिया का क्या स्टेक है। क्योंकि आप जब देखोगे फॉरेन पॉलिसी में हर एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है। फॉरेन पॉलिसी कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही रूल किया जाता है, वैसे ही गवर्न होता है कंट्री के इंटरेस्ट पे। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और ह्यूमन राइट्स, ये सब जो है वो एक ठीक है अपने जगह पे है। वो एक दिखाने के लिए होता है, एक शील्ड की तरह काम करता है। अदरवाइज कंट्री का इंटरेस्ट पहले होता है। तो पहले हम उसमें हम देखेंगे रसिया का क्या स्टेक है, क्या इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेन एक प्लेयर जो चाइनीज़ है। चाइनीज़ जिस तरह से अपने आप मतलब एक सुपर पावर की तरह अमेरिका को जिस तरह से वो हर एक फ्रंट पे चैलेंज कर रहा है, तो चाइनीज़ का क्या इंटरेस्ट है वो देखेंगे। और उसके बाद हम आके देखेंगे जो इंडिया का क्या पॉलिसी यहाँ पे होनी चाहिए। इंडिया का किस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यदि देखोगे तो इंडिया और ईरान का रिलेशन देखोगे, तो फिर ऑयल का इंपोर्ट हम वहाँ से करते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारा चबाहर पोर्ट है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो ईरान से होके ही जाता है। या फिर हमारा अफगानिस्तान के अंदर जो इतना इन्वेस्टमेंट है लोग, $3 बिलियन के लगभग, तो अफगानिस्तान तक जो हमारा रीच था पहले, बिफोर द तालिबान जब टेक ओवर किया, उससे पहले का जो रीच था वो ईरान के थ्रू ही था। फिर उसके बाद देखेंगे यदि अभी जो एक नया आया है, ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आया है। उसका क्या होगा फ्यूचर आने वाले टाइम में। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान का एंगल देखेंगे, जब पाकिस्तान का क्या स्टेक है। क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में एक पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर है। तो यदि ईरान भी न्यूक्लियर कंट्री हो जाएगा, तो पाकिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा अरब वर्ल्ड में, जो कि वो अपना न्यूक्लियर को सबके सामने बेचता है। जो भाई मेरे पास न्यूक्लियर है, कोई नहीं, तुम मतलब सुरक्षित रहोगे मेरे न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर। तो ये जो पाकिस्तान बेचता है अपना न्यूक्लियर सबके साथ, वो उससे पैसे खींचता है। तो ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा अरब वर्ल्ड में, वो देखेंगे। फिर सबसे बड़ा स्टेक देखेंगे जो यूएसए का की जो पॉलिसी है, वो अभी ट्रम्प के टाइम में अभी किस तरह का यूएसए क्या चाहता है। जो अफगानिस्तान में उसका उसके साथ हुआ, यूएसए को जिस तरह से वहाँ से निकला, तो यूएसए के इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से उसके फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। फिर उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो यूएसए का कंट्री है, उसमें ज्यूज़ का क्या स्टेक है, ज्यूज़ का कितना पार्टिसिपेशन है इकॉनमी में। क्योंकि कंट्री में जो कम्युनिटी है उसका क्या फोर्स होता है कंट्री के अंदर, उससे भी डिसाइड होता है। क्योंकि ज्यूस प्रेशर डालेगा, ज्यूस लॉबी प्रेशर डालेगा, तो ट्रम्प की पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अरब स्प्रिंग। क्योंकि ये सब जहाँ भी ये इशू स्टार्ट होता है वो अरब स्प्रिंग से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ को हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके जो 7 अक्टूबर के, ये अक्टूबर में जो हमास ने ये जो किया, फिर ईरान का ये भी देखना ज़रूरी है। जो ईरान ने अपना जो इतना प्रॉक्सी खड़ा कर रखा है, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, फिर हमास या हूती, ये सब है, उसका क्या रोल है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग ये पूरे इसमें ये देखेंगे ईरान और इजराइल के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि भाई इजराइल का जो हिस्ट्री रहा है,
वो हमें देखने की ज़रूरत है, इज़राइल किस तरह से कंट्री बना। क्योंकि आप यदि देखोगे अयतुल्ला खamenei जहाँ वहाँ का सुपर लीडर है ईरान का, उसका एक ही मोटो है कि वो ज्यूज़ को नहीं मानता है। वो बोलता है कि भाई ज्यूज़ को हमें ख़त्म करना है, धरती पर से ही ख़त्म करना है, ज्यूज़ को कंट्री नहीं मानता है, ठीक? ज्यूस कम्युनिटी को, तो एक रिलीजियस वॉर की तरह भी है, एक रिलीजियस एंगल भी है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक? तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जैसे देखो, आप यदि इज़राइल को आप यदि देखोगे तो 1948 में इज़राइल बना, 1948 में बना ये इज़राइल कंट्री। लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास देखोगे तो ये जो भी इज़राइल का जो लैंड है, इज़राइल का, तो वो 1 मिनट, हाँ, ये यदि देखोगे तो यहाँ इधर आ जाता है इज़राइल। 1 मिनट मैं आपको इज़राइल का, हाँ, ये देखिए ये हो गया इज़राइल। तो ये जो है इज़राइल है 1948 में बना, लेकिन 1948 से पहले के यदि इसका हिस्ट्री देखोगे तो इसका परसिक्यूशन हुआ बहुत। चाहे आप देखोगे तो एंशिएंट या प्रीहिस्टोरिक टाइम में देखोगे तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो था उसने परसिक्यूट किया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये रोमन जो था उसने भी किया। तो पूरी तरीके से ये जो ज्यूस लैंड था, ज्यूस पूरा इधर फैले हुए थे पूरी तरीके से, इधर पूरा फैला हुआ था इस लैंड पे, ये सीरिया एरिया ये सब ये फैले हुए थे, ये ज्यूस लैंड थे सब। तो लेकिन इसमें इसको परसिक्यूशन होते होते इसको समाप्त कर दिया गया और ज्यूस कम्युनिटी को यहाँ से भगा दिया गया, ठीक? तो ये फिर अरब वर्ल्ड आ जाता है। फिर जब से यहाँ पे 622 के बाद से आप देखोगे तो वो अरब वर्ल्ड जो मतलब इस्लाम का एवोल्यूशंस होता है और इस्लाम पूरा एकदम डोमिनेंस करता है इस पूरे एरिया पे फिर, ठीक है? फिर उसके बाद आप चले जाओ जो ओटोमन ओटोमन के टाइम में, ओटोमन एम्पायर के टाइम में, तो ये सब पूरा यहाँ पे ज्यूस का कोई नाम ही नहीं रहता है। तो ज्यूस पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। वर्ल्ड में आप देखोगे तो ज्यूस पूरे यूरोप में फैला, यूरोप के बाद यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में हो गया, फिर रसिया में पूरा फैल गया था, अमेरिका में फैल गया था। तो पूरे ज्यूस पूरे वर्ल्ड में अपना फैल गया। और ज्यूस के साथ ज्यूस की कल्चर या ज्यूस की जो एक सोसाइटी में एक चीज़ देखोगे तो वहाँ उसके कल्चर में ये है कि वो एजुकेशंस पे बहुत फोकस करता है, एजुकेशंस पे, इकॉनमी पे। मतलब वो किसी भी तरह चाहता है जो भाई हम कैसे पावरफुल बने। तो पावरफुल बनने के लिए वो इकॉनमी, एजुकेशन, इनोवेशन इस पे वो फोकस करता है। तो इस तरह से वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ ज्यूस गया वहाँ पे वो एक डोमिनेंट हुआ, डोमिनेंट इन 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 टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन। आप यदि ईस्टर्न यूरोप में देखोगे, ईस्टर्न यूरोप जो यूएसएसआर का पहला पार्ट था, तो उसमें ज्यूस फैले हुए थे पूरा, रोमानिया-वोमानिया जितना भी है, ये बाल्कन स्टेट में ज्यूस फैले हुए थे। तो वहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल होते, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, या फिर बिज़नेस लॉबी देखोगे, तो सारे ज्यूस कम्युनिटी थे। और ज्यूस क्रिश्चियन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो बहुत इसको मारते-पीटते थे, बहुत बहुत बार इसका जेनोसाइड भी हुआ था उस टाइम में, ठीक? स्टालिन के टाइम में भी देखोगे, लेनिन के टाइम में भी देखोगे, बहुत हुआ था, ठीक है, जेनोसाइड। फिर उसके बाद चल के आप आइए, तो कहाँ पे आते हैं हम? हिटलर के टाइम में। तो हिटलर में ने जो होलोकॉस्ट किया ज्यूज़ के साथ, फिर तब जाके ज्यूज़ जो है ये 93 ये 1893 1893 के टाइम में ज्यूस के अंदर एक ये तरह की बात अंदर आया कि जो भाई नहीं, अब हम ये वर्ल्ड में फैले रहेंगे और पूरे दुनिया में रहेंगे, हमारा कोई कंट्री नहीं रहेगा, तो हमारे इस तरह से ही हमें हर एक जगह पे प्रोसिक्यूशन होता रहेगा। तो फिर ज्यूस ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, हम अपना जो मदरलैंड है, क्योंकि जो रिलीजियस प्लेस है ज्यूस का, यहाँ पे ज्यूस का रिलीजियस प्लेस यहीं यहीं पे था, जेरूसलम, ये यहाँ पे था। तो बोला कि जब हमारा जो मदरलैंड है हम वहीं पे चलते हैं और अपना कंट्री बनाएँगे। ये बर्लिन कांग्रेस हुआ था फर्स्ट 1893 में ज्यूस में, ठीक? ज्यूस का। तो जो हाँ, जहाँ-जहाँ पे यूरोप में ज्यूस फैले हुए थे सब आए, फिर वहाँ से कांग्रेस उसका स्टार्ट हुआ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लॉबिंग करना स्टार्ट किया। यूरोप में उसका डोमिनेंस मतलब था ही, इकोनॉमिक फ्रंट पे था, उसके बाद एजुकेशंस में, इनोवेशन में, हर एक फ्रंट पे था। तो गवर्नमेंट के अंदर उसकी जो बात, उसकी जो पहुँच जो थी यूरोप के अंदर, वो अच्छा था। वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता था, इस तरह का उसका प्रेज़ेंस था यूरोप के अंदर। तो ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम है इसका था, ब्रिटेन का था डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड पावर में ब्रिटेन ही था। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले के यदि टाइम देखते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से
एक तो ब्रिटेन ही था, तो ब्रिटेन ने बोला चलो ठीक है, बात करते हैं इस पे, तो हम तुम्हारा जो मदरलैंड है उसमें हम देखेंगे। तो फिर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया, ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, तो फिर इस एरिया को ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया। ये पूरे ये देखते हैं सीरिया, इराक, ये सारे एरिया को ऑक्यूपाई किया ब्रिटेन और फ्रांस। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, साइक-पीकोस ट्रीटी हुआ था। उस साइक-पीकोस ट्रीटी में यही बात डिसाइड हुआ कि चलो भाई, ब्रिटेन फ्रांस को बोला जो तुम ये लेबनान वाला जो पार्ट है, ये सीरिया वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला ये तुम रखो, और ये नीचे वाला पार्ट जो भी है ये फिलिस्तीन, ये रीजन जो फिलिस्तीन और इधर का जो रीजन है वो हमारे कंट्रोल में रहा। ये साइक-पिको ट्रीटी के थ्रू हुआ। उससे पहले आप देखोगे तो एक बाल्फोर डिक्लेरेशन भी हुआ था। उसमें भी ज्यूश स्टेट की बात धीरे धीरे लाइट में आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आप यदि ज्यूस को देखोगे तो ज्यूस यहाँ से तो भाग गए, लेकिन इधर भी ज्यूस फैले हुए थे। जैसे कि सीरिया के अंदर भी ज्यूस था, इधर फिलिस्तीन में भी ज्यूस था, इधर आप नॉर्दर्न अफ्रीका में आ जाओ तो यहाँ पे पर भी ज्यूस फैले हुए थे। इवन आप इधर आ जाओ इथोपिया, ये केनिया, इस सब वाले रीजन में देखोगे तो ज्यूस फैले हुए थे। इधर भी देखोगे आप ये आप ये ओमान, इस सब में भी ज्यूस फैले हुए थे। ज्यूस पूरे तरीके से फैले हुए थे बिफोर द कंट्री 1948 से पहले की बात जो बता रहे हैं वो फैले हुए थे। तो जब हिटलर ने जब होलोकास्ट का प्रोसिक्यूशंस किया, तब ज्यूस में ये बात बहुत स्ट्रांगली आई कि नहीं, अब हमें कंट्री बनाना ही बनाना है। तब क्या किए कि ज्यूस ने कि वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ फैले हुए थे, मोस्टली यूरोप से सब भाग-भाग के आते थे, और इन लोगों के पास पैसे तो रहता ही था, तो यूरोप से ये भाग-भाग के इधर आते थे। और ये ऑटोमन जो बचा हुआ था, ऑटोमन, तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर करप्शन-वरप्शन फैल गया था, तो वहाँ पे यहाँ के जो ऑफिशियल होते थे उसको पैसे-वैसे खिलाकर ये जो था इधर का लैंड खरीदते थे। लैंड खरीद के वो वहाँ पे अपना रहना स्टार्ट करते थे। ये सब चीज़ होलोकास्ट के बाद से स्टार्ट हुआ था यूरोप में, जब उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तो ये लैंड वैंड खरीदते थे यहाँ से और यहाँ पे बसना स्टार्ट कर दिए थे। ये 1933 के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। और ये मतलब बोल्डली स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले देखोगे तो 1893 जब फर्स्ट ज्यूस कांग्रेस हुआ था, उसी टाइम से ये स्टार्ट हो गया था, जो भाई दुनिया में जहाँ भी ज्यूस है वो जहाँ चाहो तो यहाँ पे आके अपना बसना स्टार्ट करो। तो ये यहाँ पे अपना हैबिटेट बनाना स्टार्ट किया, अपना रहना स्टार्ट किया। लेकिन हिटलर के होलोकास्ट के बाद ये बहुत जोर पकड़ने लगा और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया था, यहाँ पे करप्शन वर्प्शन फैल गया था। तो पूरे अरब में अपना मतलब पैसे के थ्रू ये यहाँ पे लैंड पे कंट्रोल करना स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बसना स्टार्ट हो गया था। ठीक, अब देखिए, तो ये साइक-पिको ट्रीटी हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो इसको बांट दिए, बोला कि जो भाई इधर वाला मेरा पार्ट है, इधर वाला उधर तुम्हारा पार्ट है, फ्रांस को बोला। ठीक, फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि मतलब एक पील कमीशन आया। पील कमीशन आया, वो पील कमीशन ने बोला चलो ठीक है, ये यहाँ पे पैलेस्टीनियन थे पहले, तो बोला कि चलो ठीक है, इस जगह को बांट देते हैं, और जो 20% 20 टू 25 अप्रॉक्स 30% जो लैंड होगा वो ज्यूस कम्युनिटी के अंदर होगा, और जो 70% लैंड होगा वो पैलेस्टीनियन के, अरब अरब के जो हैं उसके हाथ में रहेगा। लेकिन ये बात जो अरबियन थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं था, उन्होंने नहीं माना। ठीक, उसके बाद 1945 के टाइम में आप देखोगे कि यूएन बन गया था, यूएनओ बन गया था, और अमेरिकन डोमिनेंस स्टार्ट हो गया था। और अमेरिका में देखोगे तो ज्यूस लॉ भी बहुत स्ट्रांग था। ठीक, तो अमेरिकन ने भी अमेरिकन के सपोर्ट से फिर वहाँ पे यूएनओ में एक कमीशन बना। वो कमीशन आया, वो कमीशन ने जब देखा तो बोला कि नहीं चलो ठीक है, ज्यूस को देंगे यहाँ से 35% मतलब 35% के लैंड जो भी होगा वो ज्यूस के कंट्रोल में रहेगा, वो 75% के लैंड जो होगा वो अरेबियन फिलिस्तीनियन के हाथ में रहेगा। लेकिन अरेबियन जो थे वो फिलिस्तीनियन तो वो भी इस चीज़ को नहीं माने। ठीक, तो 1945 के बाद के टाइम में देखोगे तो फिर यूएन में रेजोल्यूशन आया। यूएन में रेजोल्यूशन आने के बाद यूएन का मेंबरशिप उस टाइम जो देखेंगे तो 46 मेंबर थे, उस टाइम 56 मेंबर थे यूएन में। तो जो यूएन का रेजोल्यूशन आया उसमें इजराइल को एज ए कंट्री की तरह उसमें माना गया, और इजराइल को मतलब एक रेजोल्यूशन आया था, आई थिंक 181 रेजोल्यूशन आया था, जिसमें इजराइल को एज ए कंट्री की तरह माना गया। ठीक, तो उसमें यदि देखोगे यूएन रेजोल्यूशन में, तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, ब्रिटेन जो था उस टाइम वो एब्सेंट था उस रेजोल्यूशंस में।
यूएन रेजोल्यूशन में, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो इसका ब्रिटेन का स्टेक इधर बहुत बड़ा था। ब्रिटेन 1947 में इंडिया से निकल गया था, लेकिन अरब वर्ल्ड में इधर ब्रिटेन का स्टेक था। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था तो भाई डायरेक्ट मैं अरब से कॉन्फ्लिक्ट करूँ, क्योंकि अरेबियन जो भी थे वो उस टाइम ज्यूस को और ज्यूस कंट्री या इस मदरलैंड को नहीं मानते थे, वो पैलेस्टीनियन के सब सपोर्ट में थे। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था, तो ब्रिटेन उस 181 रेजोल्यूशन जो था जिसमें इसराइल को एज ए कंट्री की तरह उसको सपोर्ट करना था, उससे बाहर हो गया। इवन हम अपने इंडिया के बाद में बात करेंगे तो इंडिया ने भी 181 में रेजोल्यूशन जो था उसको सपोर्ट नहीं किया था। ब्रिटेन एब्सेंट हो गया था, लेकिन इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था। उस टाइम की बात बता रहे हैं, इंडिया के जो भी था, समझ गए। तो ये 1948 में जाके ज्यूस यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट मतलब अनाउंस किया, जो भाई आई एम द इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक, सॉवरेन कंट्री, ठीक है। तो जब ऐसे ये किया तो फिर उसके बाद जो अरेबियन वर्ल्ड थे इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अरब ने चाहा कि नहीं नहीं तुमको रहना ही नहीं देंगे, तो 1948 में वॉर हुआ यहाँ पे, लेकिन सबको हरा दिया था। उसके बाद आप देखोगे तो इसराइल में इसराइल का देखोगे तो उसके बाद उसने लड़ाई करना स्टार्ट किया। एक 7 डेज वॉर हुआ था। 7 डेज वॉर में आप देखोगे तो इधर जो इजिप्ट है, इजिप्ट इजिप्ट हो गया, दूसरा जॉर्डन हो गया, और तीसरा ये सीरिया हो गया। ये तीनों मिलकर इस पे अटैक किए थे इजराइल पे 7 डेज वॉर में, ठीक। उस 7 डेज वॉर में जब अटैक किए थे तो इजराइल ने क्या किया था कि पूरे इस ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये सिनाई पेनिनसुला है जो भी है वो इजिप्ट का था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जॉर्डन को भी पीटा। फिर इजराइल ये सीरिया का जो भी है गोलन हाइट, इधर गोलन हाइट है, उस वाले इलाके, इस एरिया, इस सब को ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर उसके बाद 73 में यॉम किपर हुआ था, उस टाइम भी इजराइल ने फिर सबको हराया था, ये इजिप्ट को हराया था, ठीक। आप यदि देखोगे पूरा, हम एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम। एक स्वेज क्राइसिस भी हुआ था यहाँ पे। देखो इजराइल का जो इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ा, हम बताते हैं। यहाँ पे एक स्वेज क्राइसिस हुआ था 1956 के टाइम में। जो स्वेज कैनाल था वो बनाया था कौन कौन, फ्रेंच ने और ब्रिटेन और फ्रेंच मिलके ये स्वेज कैनाल बनाया था, क्योंकि दोनों का जो कॉलोनी था इधर ही था, ठीक। तो अब ये निकल रहा है तो उसका फ्रेंच और ब्रिटिश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है, तो वो बोला भाई मतलब इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन तो रखेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो रखेंगे ना। तो इसने एक मतलब यहाँ पे एक स्वेज कैनाल बनाया, जिससे कि उसको इधर घूम के नहीं, केप ऑफ गुड होप के थ्रू नहीं आना पड़े, इधर से स्विफ्टली इधर से आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ने मिलकर बनाया। इजिप्ट ने क्या किया था, इजिप्ट आप देखोगे जो 92nd वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। एक यूएसएसआर ब्लॉक था, एक अमेरिकन ब्लॉक था, ठीक। तो इजिप्ट ने क्या किया 1956 में जाके, इसने क्या बोला, आई थिंक जो नेम का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसमें नासिर थे, आई थिंक अब्दुल नासिर था यहाँ पे कंट्रोल करा इजिप्ट का। वो भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बहुत बड़ा प्रतिपादक था। तो उसने क्या किया कि यहाँ से ये इस स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल था, समझ गए। उससे पहले क्या किया था, ये नाइल रिवर जो इधर से जा रहा है वहाँ पे एक अस्वान डैम उसने बनाया था इजिप्ट ने। वो अस्वान, हम आपको क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके पीछे। अस्वान डैम जो बनाया था, उस अस्वान डैम को बनाने के लिए इजिप्ट ने क्या किया था, पैसा उठाया था, कहाँ से, अमेरिकन से पैसा लिया था, और इधर यूरोपियन से भी पैसा लेके यहाँ पे डैम बना लिया, ठीक। अब डैम बनाने के बाद इधर जो था ये स्वेज कैनाल, वो तो ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था। इजिप्ट ने बोला नहीं नहीं, अब इसके पीछे आप देखोगे तो या तो यूएसएसआर का हाथ हो सकता है, क्योंकि भाई यूएसएसआर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, यूएसएसआर का हाथ हो सकता है इसमें। और उससे पहले इजिप्ट ने क्या किया था, लगभग चेकोस्लोवाकिया से लगभग $350 मिलियन का हथियार खरीदा था इजिप्ट ने उस टाइम, समझ गए। और जब ये हथियार खरीदा तो उसने फिर क्या किया, इसको नेशनलाइज कर दिया। जैसे ही नेशनलाइज कर दिया तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस बोला कि नहीं हम तो ये मानेंगे नहीं, तुमको तो हम ले लेंगे। तो ब्रिटेन फ्रांस के लिए फिर इजराइल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो फिर इजराइल से बातचीत की, जो भाई ठीक है, इजराइल ने भी भाई देखा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम देखोगे तो ब्रिटेन फ्रांस बिकॉज ऑफ अरेबियन वर्ल्ड में उसका इंटरेस्ट था इधर, तो वो डायरेक्ट इजराइल को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे जितना कि अमेरिकन का था, तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इसने नेशनलाइज कर दिया इस स्वेज कैनाल को, तो ब्रिटेन फ्रांस ने भी सोचा नहीं भाई ऐसा करते हैं, हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर इजराइल को सपोर्ट किया। फिर यहाँ पे इजराइल ने बोला चलो ठीक है तुम सपोर्ट करोगे तो हम इसको कब्जा कर लेंगे,
इधर हटा देंगे इजिप्ट विजिप्ट को। बोलो ठीक है, स्टार्ट हुआ। लेकिन इधर हो क्या गया कि यूएसएसआर ने बोला नहीं भाई इसको बढ़ाओ मत, तुम यदि इस तरह का करोगे इजिप्ट में तो फिर हम आ जाएंगे। तो फिर अमेरिकन ने बोला कि चलो भाई ठीक है कोई नहीं है, इसको ख़त्म करो। अमेरिकन बीच में आ गया, बोला कि नहीं इस बात को ख़त्म करो यहीं पे। समझ गए? तो ये यहाँ पे एंगल था। तो ये चीज़ तो अब देख लिए पूरा, चाहे आप 6-7 डेज वॉर हो गया या यम किपर हो गया, पूरा इसमें इजराइल का डोमिनेंस बढ़ता गया। और इजराइल हर एक वॉर में क्या होता था कि ये फिलिस्तीनियन लैंड जो था उसको मतलब कब्जा करते हुए जा रहा था, अपने एरिया को बढ़ाते हुए जा रहा था। समझ गए? क्योंकि इधर का ये वेस्ट बैंक हो गया, इधर गाजा स्ट्रिप हो गया, ये दो ही एरिया है जिसमें कि ये इजराइल मतलब फिलिस्तीनियन का लैंड था, तो ये बढ़ाता जा रहा था। चलिए, ये तो हो गया आपका इजराइल का हिस्ट्री। अब हम चलते हैं चल के आते हैं ईरान के बारे में, ईरान की हिस्ट्री पे आते हैं। ईरान का हिस्ट्री देखोगे तो ईरान में जो था रजा शाह पहलवी, जो एक लोग मतलब उसको कहा जाता है कि ये एक वेस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट था। वेस्ट सपोर्टेड मतलब वेस्ट के अंदर कंट्रोल होता था, वेस्ट ही इसको कंट्रोल करता था। अमेरिकन का पूरा कंट्रोल था इधर। समझ गए? तो रजा शाह पहलवी का मतलब पूरा कंट्रोल था ईरान के अंदर। तो जब तक वेस्ट का कंट्रोल था तो ईरान इजराइल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं, क्योंकि वेस्ट कंट्रोल करता था। क्योंकि इधर पूरा क्या हो गया था, ऑयल का टाइम आ रहा था। 1970s में ऑयल का मतलब एक्सप्लोरेशन बढ़ने लगा था, मतलब इसके बाद ऑयल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। तो ऑयल को कंट्रोल करना अमेरिकन का प्राइम ऑब्जेक्टिव था, तो उसने इसको ईरान को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। सऊदी तो था ही, समझ गए? लेकिन 1970s के ही दशक में क्या हो गया कि ईरानियन रेवोल्यूशंस आया। ईरानियन रेवोल्यूशंस आने के बाद मेन था ईरानियन रेवोल्यूशंस का, यदि आप देखोगे तो उसमें ये कहता है कि जो भाई ये जो अभी प्रेजेंट का गवर्नमेंट है वो वेस्ट लेड गवर्नमेंट है, और जो इस्लामिक कल्चर जो भी है या इस्लामिक जो इथॉस है या इस्लामिक जो वैल्यू है उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह से वेस्ट लेड ये गवर्नमेंट चल रहा है, तो इसको ख़त्म करो, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन्स को यहाँ पे बहुत खतरा है और इस्लामिक वैल्यू को खतरा हो गया। तो मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एक रिलीजियस एंगल देकर और रिलीजियस अवेकनिंग करने का काम किया गया था उस टाइम। और यहाँ पे मतलब तख्ता पलट किया गया था। रजा शाह पहलवी का जो भी था शाह पहलवी था, उसके बाद उस सबको हटा दिया गया था। यहाँ से स्टार्ट होता है इस्लामिक जो कह सकते हैं रिलीजियस कंट्रोल तेहरान के अंदर। समझ गए? जब रिलीजियस कंट्रोल स्टार्ट होता है तो फिर ये ईरान जो है वो शिया लेड कंट्री है, शिया डोमिनेंस कंट्री है। सऊदी जो देखेंगे सुन्नी है। समझ गए? पूरे अरब वर्ल्ड में देखोगे तो शिया एक ईरान के अंदर ही है, थोड़ा बहुत इधर ये इराक में है, और सीरिया में है जो भी है। समझ गए? इतना ही है। तो यहाँ पे ये रिलीजियस एंगल देकर ये अपने आप को, ये खुमनई से पहले का जो भी था उसने कंट्रोल किया ईरान को। समझ गए? रिलीजियस कंट्री बना के। अब देखिए पूरा अरब का जो एक इशू था कि भाई अरब किस बात पे इकट्ठा होते थे, कि फिलिस्तीनियन के बात पे, जो भाई फिलिस्तीनियन के साथ ये ज्यूस ने गलत किया है, ये ज्यूस ने इसको कब्जा कर लिया है, तो इसको हटाना। ईरान ने इस मुद्दे को मतलब डायरेक्ट लिया, जो भाई ये जो इशू है इसको हमें हमें टेक ओवर करना है। समझ गए? क्योंकि यदि सऊदी को देखोगे या अदर कंट्री को देखोगे तो ये पूरा वेस्ट से है, तो मतलब वेस्ट का एलाइड है एक तरीके से। तो वेस्ट का एलाइड रहेगा तो ये इजराइल को अगेंस्ट इतना नहीं जाएगा, ये रिलीजियस एंगल को इतना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें कि उस वो बोलेगा ज्यूस को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ज्यूस को हटा देंगे, क्योंकि ये यूएस का एलाइड है। समझ गए? तो ईरान के पास इधर मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया था, और इधर से हटा दिया था किसको, जो वेस्ट लेड गवर्नमेंट था उसको हटा दिया था, और ये खमने वाले ने इसने इसको टेक ओवर किया था। तो इसके पास ये इशू हो गया, जो मैं इस मुद्दे पे हम इस मुद्दे पे मतलब कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हुआ है, और हम इसको ज्यूस को पूरा ख़त्म कर देंगे, और ये जो फ़िलिस्तीनियन लैंड है उसको हम टेक ओवर करेंगे। इस मुद्दे पे फिर तेहरान लाइट में आना स्टार्ट हुआ, और पूरे तरीके से अरब वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस खेल स्टार्ट हुआ। अब देखोगे यहाँ पे शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है ही। चलिए ठीक है, ये सब बात अपनी जगह पे है। अब देखेंगे एक क्या हुआ था कि ईरान इराक का जो 80s में, जैसे ही यहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या करेंगे, जो रिलीजियस टेक ओवर हुआ यहाँ पे, तो ईरान इराक के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वॉर हुआ था 1980 में। मतलब 8 साल तक ये वॉर चला, और इवन इराक कंट्रोल नहीं कर पाया
टेक ओवर नहीं कर पाया, ईरान को डिफीट नहीं कर पाया था, समझ गए। इराक ने क्यों किया था वो इसको डिटेलिंग में देखेंगे। इराक को फिर वेस्ट ने चढ़ाया, बोला कि चलो कोई नहीं इसको हटाओ। उसी टाइम चाहता था जो भाई ये जो रिलीजियस वाला लेके आया है वो इसको हटाओ, क्योंकि यदि देखोगे तो इराक को ये शिया का कंट्री है, और जो सद्दाम हुसैन था वो एक सुन्नी था, समझ गए, सुन्नी था। तो सद्दाम नहीं चाहता था कि भाई ये शिया शिया एक हो जाए, हम सुन्नी इसको टेक ओवर इस कंट्री को चला रहे हैं तो हमें हटा दे, समझ गए। एक ये भी एंगल है। तो उस पर इसने ये 8 साल लड़ाई चला था, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं था। फर्स्ट बार इसमें केमिकल वेपन का यूज़ किया गया था इसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। ये 80 से 88 के बीच में लड़ा गया था। तो ये देखेंगे तो ये पूरा एक बैक एंड का हिस्ट्री है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री हम टर्की के साथ। यदि ईरान का मैप देखोगे तो देखो ईरान का मैप किस किस से टच होता है। एक तो हो गया तुर्कमेनिस्तान, दूसरा ये अफगानिस्तान, तीसरा ये देखो पाकिस्तान, चौथा ये हो गया इराक, समझ गए, ये इराक। इधर हो गया आपका अर्मेनिया, ये अजरबैजान, और ये हो गया टर्की, समझ गए। तो ये एरिया जो है, ये एरिया, इसमें एक कुर्द एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। ये कुर्द एथनिक ग्रुप के रहते हैं, और ये इधर भी कुर्द एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। कुर्द का अपना डिमांड है जो हम एक कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो कुर्दिस्तान बनाएंगे तो भाई तो ये ईरान का भी पार्ट काटेगा, और इजराइल का, ये टर्की का भी पार्ट काटेगा, सीरिया का भी काटेगा, इराक का भी काटेगा। ये इसका इधर फैले हुए हैं तुर्क। तो इस मुद्दे पे ईरान भी नहीं चाहेगा जो भाई मेरे कंट्री को इसमें थोड़ा सा कटकुट हो, इधर तुर्की भी नहीं चाहेगा। तो इस मुद्दे पे टर्की और ईरान साथ है, समझ गए। अब हम आके चलते हैं ईरान का, हम देखते हैं अदर अदर कंट्री से क्या रिलेशंस है, क्या स्टेक है ईरान का। सबसे पहले हम देखते हैं ईरान का और सऊदी के बीच में। देखो सबसे पहले एक शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान कहता है जो भाई हम ईरान शिया कंट्री है और सऊदी सुन्नी कंट्री है। तो ईरान बोलता है जो भाई पूरे अरब वर्ल्ड का मैं लीडर हूँ, और सऊदी में क्योंकि जो रिलीजियस प्लेस है सऊदी के अंदर है, तो सऊदी बोलता है मैं पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर हूँ। तो ईरान और सऊदी में कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, समझ गए। ये मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज निकल के आता है, यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन उसके कंट्रोल में आ जाएगा, न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, तो जो तेहरान का, जो ईरान का जो इम्पोर्टेंस है पूरे अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सऊदी भी इवन नहीं चाहता है, या पूरे अरब में कोई नहीं चाहता है कि मैक्सिमम नहीं चाहते हैं कि जो ईरान के पास में वो न्यूक्लियर वेपन हो। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हो जाने के पास जो बैलेंस ऑफ अरबियन वर्ल्ड के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो खत्म हो जाएगा, समझ गए। ईरान को फिर कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो अरब अरब वाले भी नहीं चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान का जो मेन है, अब हम पाकिस्तान और ईरान के बीच में देखते हैं। इवन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि तेहरान के पास में न्यूक्लियर, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है। तो ये अपना न्यूक्लियर आर्म्स लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में बेचता है। बेचता मतलब क्या है, कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कोई अटैक होगा तो मेरा न्यूक्लियर है ना, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये बेचता है और पैसा उठाता है। चाहे सऊदी को जो मिलिट्री हेल्प करता है या सऊदी को सपोर्ट करता है, किस बात पे, किस बात पे न्यूक्लियर को लेकर बेचता है। चाहे फिर आप देख लो अदर कंट्री में देखोगे, टर्की टर्की जो टर्की ईरान पाकिस्तान के बीच में इतना देखते हैं बहुत अच्छा रिलेशन है, उसके बीच में क्या रीजन है, पाकिस्तान है ये पूरे अरब में जाके अपन न्यूक्लियर बेचता है, सबसे पैसा लेता है। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता है। तो ये न्यूक्लियर यदि तेहरान के पास में आ जाएगा तो जो पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है इसमें न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि तेहरान के पास में न्यूक्लियर नहीं हो, तभी तो उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, समझ गए। आप यदि देखोगे तो पाकिस्तान 1965 में और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें आप देखोगे तो तेहरान जो था वो पाकिस्तान का हेल्प किया था। लेकिन ये 1965 और 1971 ये जो रिवोल्यूशन आया था, रिवोल्यूशन से पहले का टाइम है। और रिवोल्यूशन से पहले का टाइम आप ये देखोगे तो वो था किसका, पहलवी का था। ईरान के शाह का कंट्रोल था। और शाह किसके कंट्रोल में थे, तो वेस्ट के कंट्रोल में थे। वेस्ट के कंट्रोल मतलब किसका, अमेरिका के कंट्रोल में थे। तो मे भी हो सकता है जो अमेरिकन पुश पे जाके उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया 1965-71 में। जब लेकिन ईरानी रेवोल्यूशन आया, तो ईरानी रेवोल्यूशन के बाद यदि देखोगे तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है, चाहे 90s में देखो तो कश्मीर को लेकर OIC जो इस्लामिक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, OIC में इंडिया के अगेंस्ट एक वो क्या क्या कह सकते हैं, एक रेजुलेशन लाने की कोशिश की गई थी जिस कश्मीर इशू को लेकर। तो उसमें ईरान ने
उसके अगेंस्ट जाके वोट किया था। ये नरसिम्हा राव की टाइम की बात है, नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, जिसमें ईरान पूरे ओआईसी ने चाहा कि जो भाई ये, क्योंकि अभी इसमें हम बता देते हैं क्या हुआ था, क्योंकि ईरान इंडिया के अंदर जो ईरानियन एम्बेसी थे, उसमें जाके जो हुर्रियत के लोग थे, उसने सब ईरानियन एम्बेसडर से बात किया, जो आप ऐसा कीजिए, कश्मीर को इशू को लेकर आप ओआईसी के अंदर एक रेजोल्यूशन आई है, वो रेजोल्यूशन जाके आप यूएन में डालिए और यूएन के अंदर प्रेशर डालिए। 90s की बात बता रहे हैं, 90s में इंडिया बहुत ज़्यादा कहेंगे कि उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू 2025 के टाइम में। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने तेहरान को कन्विंस किया, जो भाई ऐसे ओआईसी में लेके आ रहा है तो आप इसके अगेंस्ट आप कीजिए। तो फिर तेहरान ने उस टाइम किया था, इंडिया का साथ दिया था, जो भी सही है, ठीक है। अभी इवन पहलगाम हुआ है, तो पहलगाम में भी ईरान ने इस चीज़ को कंडेम किया है, ठीक। पाकिस्तान के साथ आप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान का ये वाला रीजन, ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, तो इधर भी पाकिस्तान के अंदर जो भी ये बलूच वाला है, इस सबको ये शेल्टर देता रहता है। तो इसको लेकर भी पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे ईरान ने इधर एयर स्ट्राइक भी किया था इस वाले पूरे रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिलेशन आप यदि देखोगे, तो एक यदि आप मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम एक ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, तो बाकी यदि आप लोकल इश्यूज देखोगे, तो पाकिस्तान और ईरान का अच्छा रिलेशन नहीं है, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि तेहरान के पास में न्यूक्लियर हो और न्यूक्लियर कंट्री बने, जिससे कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अफगानिस्तान की बात हम जब आएंगे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान क्या है, तालिबान का कंट्रोल हो गया, तालिबान का टेक ओवर हो गया। तो 90s में जब तालिबान ने कंट्रोल किया था अफगानिस्तान को, तालिबान क्या है, जो भी है वो सुन्नी है, और अफगानिस्तान के अंदर एक नॉर्दर्न अलायंस गुट है। तो नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को अगेंस्ट किया था, तालिबान का काउंटर किया था। तो नॉर्दर्न अलायंस सिया लेड है, तो तेहरान ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, तालिबान के अगेंस्ट जाके तालिबान को सपोर्ट नहीं किया था। तो अफगानिस्तान के साथ भी ठीक है, और एक वही है, समझ गए। अब आप यदि आओगे तो सऊदी वाला एंगल तो देख ही दिए, तो तेहरान वाला ये इशू है। अब चलिए, ये सब तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देख लिए, तेहरान का पूरे इशू को देख लिए, जो इसके नेबर कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईरान का हम जो अभी जैसे कि हम चाइनीज़ वाला, मतलब चाइनीज़ और रशिया के बीच में देखेंगे, जिस तरह से वेस्ट अमेरिकन ने जिस तरह से इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, तो अभी ये एक नया डेवलपमेंट ये देखा गया है, जो कि अब कुछ साल पहले आप सुन रहे होंगे कि जो भाई ईरान, रशिया और चाइना, इसका एक ब्लॉक बन रहा है, बाद में पाकिस्तान भी जुड़ा उस ब्लॉक बन रहा है, और ये काउंटर करेगा। अब देखिए हम इंटरेस्ट यहाँ पे देखते हैं, पहले हम चाइनीज़ का इंटरेस्ट देखते हैं, क्या है चाइनीज़ का इंटरेस्ट। देखिए चाइनीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइना है क्या, चाइना एक इकोनॉमिक जाइंट बन गया है। अभी आप चाइनीज़ इकोनॉमी देखोगे तो लगभग 40 ट्रिलियन, 14-15 ट्रिलियन इकोनॉमी उसका हो गया है, $15 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है। यदि आप देखोगे तो अमेरिका के बाद सेकंड पोजीशन आता है वर्ल्ड में, बहुत बड़ा वो इकोनॉमी हो गया, और वर्ल्ड के पूरे सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि वर्ल्ड में उसका ट्रेड पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, सबको मतलब गुड्स सप्लाई करता है। तो चाइनीज़ इकोनॉमिक वो है, और चाइनीज़ इकोनॉमिक जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, और फैक्ट्री के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो यदि एनर्जी देखोगे तो चाइनीज़ के लिए ऑयल सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑयल का सप्लाई। और चाइना क्या करता है, तो ईरान से ये ऑयल खरीदता है, ठीक। यदि ईरान से ऑयल खरीदता है, जो भी मैक्सिमम ईरान से खरीदता है, फिर अभी रशिया से भी खरीदा, जब से रशिया पर सैंक्शन लगा, रशिया से भी खरीदता है, फिर वेनेजुएला से भी खरीदता है, सबसे खरीदता है। लेकिन ईरानियम में बहुत ज़्यादा उसका स्टेक है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अब ये चाइना का डिस्टेंस कम हो जाता है इधर से। यदि इंडियन ओशन में भी कोई सब प्रॉब्लम आता है, तो चाइना इधर से लैंड रूट से ऑयल टैंकर के थ्रू वो मंगवा सकता है, ये उसकी सहूलियत है। यदि कोई सा भी यहाँ पे ईरान के अंदर कू होता है, और तेहरान के अंदर जो अभी खुमनई का रूल है, और खुमनई एंटी वेस्ट है, तो एंटी वेस्ट है तो चाइनीज सपोर्टर है। एंटी वेस्ट मतलब क्या होगा, चाइनीज और रशिया के गोद में है, ठीक। तो चाइनीज का जो अभी सहूलियत मिल रहा है ऑयल सप्लाई को लेकर, यदि यहाँ पे कू होता है, यहाँ पे यदि वेस्ट और इसराइल के पसंद का यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाता है, तो ईरान चाइनीज़ को जो ऑयल सप्लाई चाहिए, वो आने वाला टाइम में वो उसमें बहुत सारा ऑब्स्टेकल आ सकता है, उसमें बहुत सारा कंडीशंस लग सकता है।
चाइनीज़ का एक ऑयल सप्लाई को लेकर एक ये एंगल है। दूसरा एंगल ये देखेंगे कि चाइनीज़ आप अपने आप को ये दिखा रहा है और वैसे है भी चाइनीज़ एक मिलिट्री पावर भी है, ये वर्ल्ड में मानना पड़ेगा और इकोनॉमिक पावर है। तो वर्ल्ड में हेजेमनी दिखाने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक आपका मिलिट्री पावर और एक आपका इकोनॉमिक पावर। ये डिप्लोमेसी अपनी जगह पे होता है, डिप्लोमेसी कभी काम नहीं आता है जब मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, तब डिप्लोमेसी अपनी जगह पे रहती है। समझ गए? तो चाइनीज़ भी चाहता है जो है वर्ल्ड में जो ये अमेरिकन का ये डोमिनेंस है, इसको हर एक जगह पे वो चैलेंज करे, क्योंकि यदि आप देखोगे तो अमेरिकन चाइनीज़ को कहाँ पे चैलेंज करता है? अमेरिकन चैलेंज करता है चाइनीज़ को इंडो पैसिफिक के अंदर। चाइनीज़ को चैलेंज कहाँ पे हो रहा है? चैलेंज हो रहा है कहाँ पे? इसको ताइवान को लेकर स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? जापान में देखेंगे तो अमेरिकन बहुत सारे मिलिट्री बेस है, तो फ्री पैसेज नहीं है चाइनीज़ को, इवन पैसिफिक ओशियन के अंदर वहाँ पे कर रहा है। ठीक, तो चाइनीज़ भी सोचता है जो भाई हम भी तो वर्ल्ड पावर हैं, तो हम भी अमेरिकन को हर एक जगह चैलेंज करेंगे। तो ये भी एक अपने आप को एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और जेन्युइनली चाइनीज़ है भी अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को एक दिखाना, एक वर्ल्ड में एक तरीके से एक मैसेज देना, जो भाई अमेरिकन लेड वर्ल्ड नहीं चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और अदर कंट्री का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में एक क्या जाए, एक भरोसा, ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि आने वाले टाइम में मान लो कि चाइनीज अफ्रीका के अंदर अपना बहुत ज़्यादा और कोलेब्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अफ्रीकन कंट्री बोलेगा तो भाई तुम तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। अब काम कल मान लो, कल अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तुम कुछ मानोगे नहीं, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं, तुम उसको काउंटर करोगे ही नहीं। तो एक ये दिखाना पड़ता है, एक पोस्चर दिखाना पड़ता है वर्ल्ड में, जो नहीं नहीं अमेरिकन है तो हम भी है, वो दिखाना पड़ता है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ ये आता है, एक तो ऑयल वाला हो गया, एक हो गया वर्ल्ड में अपना आपको एक दिखाना मसल्स पावर के फॉर्म में। तीसरा चीज़ यदि आप देखोगे तो जैसे ही अमेरिकन अफगानिस्तान से बाहर निकला है, तो पूरा जो सेंट्रल एशिया है वो एक वैक्यूम की तरह हो गया, वैक्यूम, यहाँ पे कोई ये भी वर्ल्ड पावर है नहीं। तो अफगानिस्तान ये चाइनीज चाहता है जो भाई इस वाले रीजन को हम टेक ओवर कर ले, पूरे सेंट्रल एशिया को। ठीक है, क्योंकि वो देखता है, क्योंकि इंडिया भी है, इंडिया का भी बहुत बड़ा स्टेक है, तो वो इंडिया को भी नहीं चाहता है जो सेंट्रल एशिया में और डोमिनेट करने दे। तो दूसरा चीज़ ये है कि चाइनीज़ की यदि देखोगे तो वेस्टर्न साइड यदि देखोगे तो वो पूरा जो जिनजियांग प्रोविंस है उसमें यूगर मुस्लिम होता है, यूगर मुस्लिम है, जो यूगर मुस्लिम है वो टर्क है, टर्किश है। इवन देखोगे तो उसका एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यूगर यूगर बना रखा है, और यूगर का एक कांग्रेस भी होता है जर्मनी वर्मनी में, उसका भी एक, ये बहुत ज़्यादा मीडिया में आता नहीं, लेकिन यूगर का भी एक कांग्रेस होता है वेस्ट में जाके। तो उसको तो एक ये भी चिंता है, क्योंकि उसका चिंता जेन्युइन है, क्योंकि उसने वो चाइनीज़ देख रखा है जो किस तरह से यूएसएसआर को वेस्ट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो चाइनीज़ को ये हमेशा अंदेशा रहता है कि जो भाई हम यदि ईस्टर्न साइड में, जो उसका ईस्टर्न साइड, जो पैसिफिक ओशियन के साइड में जो उसका सेंट्रलाइजेशन है, यदि उसी पर फोकस करेंगे और हमारा जो वेस्टर्न साइड उसको फोकस नहीं करेंगे, तो कभी भी हम टूट सकता है जिनजियांग प्रोविंस या अदर तिब्बत। तो चाइनीज़ उसको कंसोलिडेट करना उसका एक बहुत बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है। समझ गए? तो वो एक ये लेकर चाहता है जो भाई उइगर में किसी भी तरीके के इंटरवेंशन ना हो, किसी भी तरीके के वहाँ पे मतलब प्रोपेगेंडा ना चले, और एंटी चाइनीज किसी भी तरीके से वहाँ पे मतलब कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे ना चले जिनजियांग प्रोविंस के अंदर। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो भाई यदि चाइनीज यहाँ से अमेरिकन यहाँ से चला गया, तो हम यदि सेंट्रल एशिया में कंट्रोल कर लेंगे तो हम सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हमारा जो ओवर प्रोजेक्ट है या सीपैक है वो पूरा सिक्योर रहेगा, और इसके थ्रू हम यूरोप में आराम से पहुँच जाएँगे, आ जाता रहेंगे। जो हमारा सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट है, सिल्क रूट का जो एंशिएंट टाइम का जो भी हिस्ट्री है, वो पूरी तरीके से हम इसको अप्लाई कर पाएँगे। और उसके अलावा देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के अंदर रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, कॉपर है, फिर जो देखेंगे जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ अफ़गानिस्तान का है। तो एक तो एक्सप्लोरेशन का भी इंटरेस्ट है चाइनीज़ का, समझ गए? और तीसरा इंटरेस्ट ये भी चाइनीज़ एक अपना ऑप्शन ये लेकर भी जा रहा है, यदि हम अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाते हैं और यदि हमारा ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, तो हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। चाइनीज़ भी पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे जो पूरा भरोसा वो ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से कभी अमेरिकन ब्लॉक में चला जाता है, कभी चाइनीज़ के साथ हमेशा रहता है, तो पाकिस्तान पे वो भी चाइनीज़ भी नहीं भरोसा करता है। और जिस तरह से इधर बलूचिस्तान में जिस तरह से मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरह से सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन की बात चल रही है, तो पता नहीं भी समझता है कि भाई आज न कल यदि बलूचिस्तान अलग हो जाता है, तो फिर आने वाले टाइम में फिर हमारा जो इधर इंडियन है, ये अरेबियन सी के अंदर जो हमारा रीच है वो पाकिस्तान से ना होकर
एक ऑप्शन लेके तो चलेगा ना, तो वो भी सोचता है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू हम इधर आ जाएँगे। समझ गए? तो चाइनीज़ इंटरेस्ट ये है। अब देखो दूसरा चीज़ एक और चीज़ चाइनीज़ का ये है कि यदि वो अमेरिकन को रिस्ट्रेन करते हैं, अमेरिकन को रोकते हैं किसी भी तरीके का बोल्ड स्टेप लेने की, जैसे कि अभी इजराइल को लेकर ना सपोर्ट करने का, इजराइल को ना सपोर्ट करने का तेहरान या ईरान के इश्यूज़ पे डायरेक्ट ना कॉन्फ्लिक्ट में जाने का, तो ये एक चाइनीज़ के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि ताइवान को जिस तरह से अमेरिकन हमेशा न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर रखा हुआ है और हमेशा उसको सपोर्ट करता है, तो वो वहाँ पे उसका वेटेज कम होगा, अमेरिकन का वेटेज वहाँ पे ताइवान को लेकर कम होगा, और वो चाइनीज़ के लिए बहुत ईज़ी होगा ताइवान को ऑक्यूपाई करने का। तो चाइनीज़ ये भी सोचता है कि भाई हम हर एक जगह पे यदि अमेरिकन को यहाँ पे रोकेंगे, तो अमेरिकन का जो एक हेजेमनी